वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल तक हमने सारी चीज़ें देखी थी और उसमें हमने कई चीज़ें देखी हैं। उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो अच्छी बात है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये हमने कल तक देखा था, वीडियो कंप्रेशन किसे कहते हैं, डाटा कंप्रेशन किसे कहते हैं, ऑडियो कंप्रेशन किसे कहते हैं। सभी लोग को नमस्कार। तो इन सभी चीज़ों को हमने कल देखा था और अब आज जो है इसके बाद, अब वैसे मैंने सोचा था इंटरनेट के लिए, लेकिन अभी कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने देखा अभी और भी प्रेजेंट है, तो उससे पहले मैंने सोचा पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंटरनेट पे हम लोग आएंगे। जैसे यहाँ पे कलर मॉडल्स है और कलर मॉडल्स, ये सारी चीज़ें इनके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें भी हमें थोड़ी जाननी चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। कलर मॉडल बेसिकली क्या है कि जो भी आप अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो या जो भी चीजें आपको दिख रही है, जो आज हर आपके पास भी जितने भी मोबाइल होंगे, लैपटॉप होंगे, सभी क्या है, कलरफुल हैं। यानी कि सभी, कोई किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट तो होगा नहीं। अभी जितने भी आ रहे हैं सारे कलर वाले ही आ रहे हैं। तो कलर आखिर वर्क कैसे कर रहा है, जो लैपटॉप के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर वो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, तो वो आखिर वर्क कैसे कर रहा है, किसकी, उसकी बेसिस क्या है, उसके पीछे किस तरीके से पूरी जो चीजें की गई हैं, मैनेजमेंट, कोडिंग या फिर जो व्यवस्था, तो वो क्या है, आखिर आखिर क्यों मतलब हमें सारी चीजें कलरफुल दिखती हैं, और इसमें कलर का यूज, कितने कलर का यूज किया जाता है, क्या सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है कि कलर में जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक जो कलर है वह होती है RB&G। आपको भी शायद पता होगा ये तीन टर्म, RB&G। दिस इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन का यूज करके जो हम लोग लैपटॉप और इन सारी चीजों के ऊपर देख रहे हैं, वो एक्चुअली तीन कलर के हेल्प से इन सारी चीजों को बनाया गया है। वो सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, ये तीन कलर के ही हेल्प से पूरी की पूरी डिफरेंट डिफरेंट सारे कलर्स को क्या किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। जो सबसे बेसिक कलर होते हैं वो ये तीन होते हैं। अब इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, तो इसी यहाँ पे जैसे कल हमने पिक्सल का नाम लिया था कि पिक्सल जिसका जितना बढ़िया है वह उतना बेहतर आपको फिगर दिखता है। तो पिक्सल आखिर होता क्या है उसे हम लोग समझ लेते हैं। पिक्सल होता है इस तरीके से, ये लाइनिंग्स होती है। आप कभी अगर बहुत ज्यादा जूम करोगे या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर अपने कंप्यूटर स्क्रीन या किसी को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये चीजें वहां पर क्लियर दिखेंगी कि ये जो है लाइट्स जो है, एलईडी इसे कहते हैं, एलईडी लाइट्स। ये क्या होते हैं, एलईडी लाइट्स। ये एलईडी लाइट्स काफी सारे होते हैं और वो दोनों ही साइड में होते हैं, इधर भी इस तरीके से भी होते हैं और इस तरीके से भी होते हैं। तो ये जो एलईडी लाइट्स होता है उसमें डिफरेंस जितना दूर होता है, यानी कि जितना, जैसे कि एलईडी लाइट के बीच का जितना डिफरेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वह पिक्चर की क्वालिटी उतनी कम होती है। इसे ही आप कहते हो पिक्सल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल। तो जितनी ज्यादा दूर होती है पिक्सल उतना कम होता है, और जितनी ज्यादा नजदीक होती है एक दूसरे के, पिक्सल उतना ही अधिक होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको ये इस तरीके से आपको कलर वहां पर दिखता है पिक्सल के हेल्प से। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि इसका कुछ कलर है, इस बॉक्स का कुछ कलर है, फिर इस बॉक्स का कलर है। तो ये जो है ऑन ऑफ टाइप से सिस्टम रहता है, यानी कि जो जो जैसे कि आपको दिखता है कि कोई चीज जा रही है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो एक्चुअली में कुछ चीज जा नहीं रही होती है, बल्कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो बॉक्सेस होते हैं पिक्सल के, उनका जो होता है लाइट ऑन ऑफ होता है। और वो लाइट ऑन ऑफ होने से आपको पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, पूरी की पूरी जो मोशन है, वो मूविंग करते हुए दिखती है।
तो आप कहीं कहीं देखते भी होंगे कि लाइट के बेसिस पे आप जनरली कुछ लाइट लाते होंगे और उसमें लाइट के बेसिस पे क्या होती हैं चीजें, एक फिगर बनता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके से इधर से उधर कोई चीज जा रही है, लेकिन वो होता क्या है, वो होता है कि एट ए टाइम उसकी टाइम फिक्स होती है, उस टाइम के बेसिस पर हर एक लाइट जो होती है, बल्ब जो होती है, वह जलती है और ऑफ हो जाती है। और वो इस तरीके से उसका मैनेजमेंट होता है जलने ऑफ होने का कि आपको या तो कोई चीज मूविंग करती हुई दिखती है या फिर आपको कुछ पिक्चर ऐसा मतलब क्लियर वहां पे विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो वीडियो या जो भी चीजें चलती हैं उसके पीछे के पूरा जो इसका जो मेन इसके पीछे जो पूरा आपका यूज हो रहा है, जो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी यूज हो रही है, वो इस बेस पर काम कर रही है, पिक्सल के बेसिस पे। और यहाँ पे एक तरह से मानकर चलिए कि ये लाइट ऑन ऑफ है, यानी कि यहाँ की लाइट जली, ऑफ हो गई। अब किस कलर की जलेगी, तो उसके लिए 3 कलर होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन का वहां पे होता है, यानी कि हर जगह आर बी और जी ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब जिस तरीके से वहां पे मैनेजमेंट जो है, वहां पे जो सिस्टम है, वो उसका इनपुट जैसा जाता है और उस हिसाब से वो चीजें क्या होती हैं, ऑन ऑफ होती हैं। और उसके बेसिस पे कितना आर का देना है, कितना ब्लू का करना है, कितना ग्रीन का करना है, वो सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली डिसाइड होकर उसके बेसिस पे वो लाइट वहां पर क्या होती है, ब्लिंक करती है। और इसके बेसिस पे पूरा का पूरा ये सिस्टम क्या होता है, काम कर रहा होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितने डीप में यहाँ पर काम चल रही है, जो हम बहुत आराम से विजिबल हो रही है हमारी को सारी चीजें, उसके पीछे कितना ज्यादा साइंस उन्होंने किया है यूज। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आरबीजी जो होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये आरबीजी जो है, इससे आप जैसे यहाँ पे ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है, तो इनसे सारे कलर तो आपको बन जाएंगे, लेकिन इससे ब्लैक कलर नहीं बन सकता है। जो ब्लैक कलर को जनरली जो डिनोट करते हैं वो के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं बनता है इनसे, आरबीजी के हेल्प से। अब आरबीजी के हेल्प से ब्लैक कलर बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या बनेगी तो पहले आर का यूज कीजिए फिर ब्लू का यूज कीजिए, और उसमें कुछ मतलब आपको 2 कलर का यूज करना पड़ता है या डिफरेंट। तो ब्लैक को मतलब जनरली यहाँ पर लाने के लिए, ब्लैक के लिए एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा स्क्रीन होता है वो ऑलरेडी ब्लैक होता है। तो वहां पर क्या किया जाता है कि कोई कलर को यूज कर कर और वहां पर ब्लैक कलर प्रेजेंट किया जाए, उससे ज्यादा बेहतर क्या होता है कि वहां पर वो लाइट को ऑफ कर देते हैं। तो जब ब्लैक कलर आना होता है तो उस पिक्सल की लाइट को ऑफ कर दी जाती है, यानी कि वो ऐसा इस तरीके से क्या होता है, आपको उसके पीछे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वहां का जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। तो जितने टाइम के लिए वो ऑफ होगा उतने टाइम में आपको वो ब्लैक कलर विजिबल हो जाएगा। तो इससे, क्योंकि आप 2 कलर मिला करके या 3 कलर मिला करके अगर ब्लैक बना करके वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में कहीं इजी होता है कि वहां की लाइट को ऑफ कर दिया जाए, आपकी बचत भी हो रही है, आपकी खपत भी नहीं हो रही है, और उस बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाता है। तो वैसे आरबीजी के हेल्प से सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन वहां पर एक स्विच ऑफ का प्रोसेस रखा गया है जिसके हेल्प से वहां ब्लैक कलर लाया जाता है। तो ये सारी चीजें एक एज ए नॉलेज है जिसे हम लोग समझ सकते हैं, कभी कुछ उस तरीके से पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। तो ये इन इसके बेसिस पे आप ये चीज समझ सकते हैं कि ब्लैक कलर का जो है वहां पर इन कलर को यूज करके ब्लैक कलर नहीं बनाया जाता है, बल्कि ब्लैक कलर के लिए वहां पर उस पिक्सल के लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि व्हाइट कलर बनना है तो तीनों ही लाइट को मिलाने के बाद व्हाइट कलर बनता है। तो यहाँ पर व्हाइट कलर बनाना ही पड़ता है, व्हाइट कलर के लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो व्हाइट कलर के लिए तीनों ही कलर जब मिलते हैं तो व्हाइट कलर का निर्माण होगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है और यहाँ पर इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई आपको स्क्रीन की, जो आप वीडियो ऑडियो अपने मोबाइल अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं। तो या उसके लिए आरबीजी का यूज किया जाता है बेसिक कलर के रूप में। ब्लैक के लिए स्विच ऑफ करते ही ब्लैक वो
आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो एक तरह से ब्लैक का भी यूज किया जाता है, लेकिन ब्लैक के लिए आपको कोई पावर सोर्स खर्च नहीं करना होता है। नेक्स्ट जो है दूसरा, यहाँ पर एक और आपको दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है CYK। तो ये जो है CYK, तो ये जस्ट मतलब आप यहाँ पे वैसे के नहीं, यहाँ पे CMY होता है, ये M है, और ये के, तो इन तीनों के मिलने से के बनता है। के यानी ब्लैक, ब्लैक को के से जनरली डिनोट किया जाता है, तो ये डिनोटेशन का रूल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो होते हैं वो है CMY। तो CMY, C फॉर होता है सियान, इसे आप कहते हो सियान, ये जो कलर है ये ब्लू ब्लूइश टाइप से। M फॉर मैजेंटा, ये आपका मैजेंटा हो गया, और Y फॉर येलो, ये आपका येलो हो गया। तो सियान, मैजेंटा और येलो को मिला करके एक दूसरी सिस्टम बनाई जाती है। अब इसका यूज कहाँ है, ये तो आपका मोबाइल और जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं वहां पे RBG सिस्टम का यूज किया जाता है। लेकिन सियान, मैजेंटा और येलो का कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है टाइपिंग में। टाइप जो आपकी टाइपराइटर जो होता है, या फिर आपका जो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, वैसा कोई भी प्रोसेसर जिसके थ्रू आप कलर प्रिंटिंग कर रहे हो। तो कलर प्रिंटिंग के केस में हम लोग जो यूज करते हैं वो इस सिस्टम का यूज करते हैं, CMY, सियान, मैजेंटा और येलो। तो यहाँ पर क्यों इस सिस्टम का यूज किया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो ब्लैक हमें अगर यहाँ पे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे तो आपने लाइट ऑफ करके और ब्लैक को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ब्लैक को प्रेजेंट करने में के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कलर को मिलाना होता है और उसके आधार पे ब्लैक प्रेजेंट होता है। तो इसलिए यहाँ यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो ब्लैक है उसे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैसे कलर लेने होते हैं जिसके हेल्प से ब्लैक इजिली आपको अवेलेबल हो। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर जो व्हाइट कलर आपको लाना है, तो व्हाइट ऑलरेडी जो आपका पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट पेजेस होते हैं। तो व्हाइट पेजेस के लिए जो हम कलर यूज करते हैं, तो उस पे ब्लैक के लिए तो आपको ब्लैक करना है, लेकिन व्हाइट के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हाइट की जरूरत आपको होती नहीं, आप वहां पे अगर छोड़ दिए तो वो ऑटोमेटिक व्हाइट रहेगा पेपर के ऊपर, अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो CMY का यूज किया जाता है। और प्रिंटर, जी हाँ, तो प्रिंटर में जो भी आप यूज कर रहे हैं, प्रिंटर है या जो भी मशीन जिसके थ्रू आप कर रहे हैं, तो वो आपको क्या होता है, यूज होता है प्रिंट करने के, कलर प्रिंट के लिए स्पेशली CMY। और अगर ब्लैक प्रिंट करना है, यानी कि मान लीजिए कि आपको प्रिंट क्या करना है, व्हाइट एंड ब्लैक, तो व्हाइट एंड ब्लैक प्रिंट करने के लिए अब तीन कलर को मिला करके हमारा ब्लैक बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक को प्रिंट करने के लिए एक अलग से कलर साथ में ब्लैक भी डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तीन कलर को मिलाकर ब्लैक बनाने के बजाय अच्छा है कि ब्लैक डायरेक्ट क्यों ना यूज करें। तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली जो चार कलर का यूज किया जाता है वो क्या है, CMY, सियान, मैजेंटा, येलो, और उसके साथ साथ ब्लैक। तो इसके हेल्प से आपको पूरा प्रिंटर का जो प्रोसेस चल रहा है, वो सारा प्रोसेस में जो मेन बेसिक कलर जो हमारे यूज हो रहे हैं वो ये चार यूज हो रहे हैं। तो जब आपको कलर प्रिंटिंग करना है तो इन तीनों का यूज कीजिए, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल प्रिंट करना है तो आप ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रिंटर में किस कलर फॉर्मेशन का यूज हो रहा है, और हमारे जो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, या लैपटॉप कंप्यूटर पे जो कलर दिख रहा है वो किसके हेल्प से यूज हो रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा इसमें यूज हो रहा है वो कौन सा कलर है, हमारा RGB, और सबसे लास्ट में एक व्हाइट हो गया जो इनके मिलने से बन रहा है। और इसमें कौन सा कलर यूज हो रहा है, सियान, मैजेंटा, येलो, और सबसे लास्ट में ब्लैक, ब्लैक भी इसके साथ में यूज हो रहा है। अब ये सारे कलर ना एक दूसरे के अपोजिट कलर कहलाते हैं, यानी कि जो इसका नेचर जस्ट अपोजिट होता है अपने सामने वाले कलर का।
तो आर का जस्ट अपोजिट जो है वह है सियान, जी का है मैरू, ये क्या मैजेंटा, और बीस का जस्ट अपोजिट है येलो यानी ब्लू का, और व्हाइट का जस्ट अपोजिट कौन है, ब्लैक। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी कपड़े को सफेद करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? आप आप अपने कपड़े को सफेद डालने के लिए, सफेदी लाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं सभी लोग? आप इसको टाइप करके आंसर दें कि आप अपने कपड़े को सफेदी करने के लिए, यानी कि कपड़ा और भी पहले से अच्छा हो जाए, उसके लिए किस चीज का यूज करते हैं आप नॉर्मल धोने में? उजाला, नील, लाइट ब्लू। ओके, बिल्कुल सही है। तो आप यूज किसका कर रहे हो? नील का यूज कर रहे हो। बेसिकली हम कह सकते हैं ब्लू एलिमेंट का आप यूज कर रहे हो, ब्लू कलर का यूज कर रहे हो। किसके लिए? आप ज्यादा वाइट करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो अब मेन क्वेश्चन है कि हम नील का ही यूज क्यों कर रहे हैं? नील का ही यूज क्यों कर रहे हैं? वो ब्लू कलर से व्हाइट कैसे हो जा रहा है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। ब्लू कलर से व्हाइट कैसे हो जा रहा है, ये आपको बताना है कि आखिर ब्लू से क्या हो रहा है जिससे कि हमारा ये व्हाइट हो जा रहा है, हमारा कपड़ा और ज्यादा। हम येलो का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ब्लैक का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हमेशा आप देखें कि ब्लैक या अदर कोई नहीं होता है, ताकि उसका पीलापन चला जाए। अपोजिट है इसलिए। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत जल्दी समझ भी गए, और अगर पहले से पता है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और वाई, और होता क्या है एक्चुअली, जो आपके कपड़े में आता है आप क्या कहते हो? गंदगी का मतलब पीलापन आना। वो एक्चुअली हमेशा गंदगी किस फॉर्म में रहता है, उसका मुख्य जो होता है वह होता है पीलापन आना, यानी कि जैसे येलोइश हो जाता है हमारा कपड़ा, तो वो गंदगी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए, यानी कि गंदगी तो ऐसे अलग से आप सर्फ एक्सेल सारी चीजें यूज करते हो, वो अलग चीज हो गई, लेकिन वाइट और करने के लिए जो आप क्या कहते हो कि धोने के बाद आप इसमें नील डालो, यानी कि आप उसमें अब क्या कर रहे हो, उसके पीलेपन को आप दूर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लू का जो क्या होता है, जस्ट अपोजिट कलर होता है येलो का। तो येलो को अगर आपको दूर करना है तो ऐसे चीज का यूज कीजिए जो ब्लू हो। तो देखिए यहाँ पर हमें ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो रहा है, और उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज आपको अगर फॉर्म करना है तो उसे बेहतर तरीके से अगर आप समझते हो, उसका एक साइंटिफिक नॉलेज होता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों का यूज अपने लाइफ में भी कर पाते हैं, चाहे आप बॉडी के लिए है या कोई भी चीज के लिए है। तो इसी तरीके से जैसे वात पित्त कफ के लिए आप करते हो, तो उसके अपोजिट का भोजन आप डालते हो तो वो चीजें क्या होती है, कटनी शुरू होती हैं। यही सारी चीजें हर जगह है कि आपको बढ़ाना है या घटाना है तो क्या किया जाए। तो अवेयर रहिए और उस चीज को और भी बेहतर तरीके से समझते हुए आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर जैसे देखिए ये सारी चीजें क्या लिखा है, जो कल हमने पढ़ा था एक्सटेंशन, तो ये इस तरीके से डाउनलोडेड कोई फाइल है, इमेज फाइल तो जेपीजी, पीडीएफ है तो उसका, अगर एक्सेल सीट है तो उसका। तो इस तरीके से इन सभी के क्या है, ये आपको एक्सटेंशन हैं। तो इसके हेल्प से आपको जिस फाइल में खोलना है तो उसके अकॉर्डिंग उस फोल्डर में या उस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में आपको वो डालना होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कलर मॉडल है, या यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे फुल रेंज ऑफ कलर प्राइमरी कलर्स कहे जाते हैं। और वो क्या है, आरजीबी विच आर यूज इन डिस्प्ले एंड सब्ट्रैक्टिव सच एज CMYK विच आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर अदर कलर मॉडल, बिटमैप, ड्यू टोन, ग्रे स्केल, तो ये सारे भी चीजें हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है। तो जैसे ग्राफिक इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वायरमेंट के लिए बिटमैप और पिक्समैप इज ए टाइप ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो इनके यूज के थ्रू आपको ग्राफिक्स इन्वायरमेंट और इन चीजों को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी कि वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक बार देख लेना, वो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ड्यू टोन और ग्रे स्केल, ग्रे स्केल जो ड्यू टोन है
half tone reproduction of a image using the superimposition of the contrasting color half tone। यानी कि इसमें क्या है कि कलर को बेहतर तरीके से टोनिंग करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए ड्यू टोन का यूज किया जाता है। और ग्रे स्केल का किसमें है कि ब्लैक एंड व्हाइट जहाँ पे यूज होता था, तो उसमें ग्रे स्केल का मुख्य रूप से यूज होता था। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं और आप उसमें समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है कि हाँ, इसका यूज इसके अंतर्गत हो रहा है, इसका यूज इसके लिए हो रहा है, इसका यूज इसके लिए हो रहा है। तो बिट मैप हो गया, आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या इमेज फाइल मतलब जो पूरा ग्राफिक इन्वायरमेंट है उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ड्यू टोन हो गया, आपको कलर के टोनिंग को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। ग्रे स्केल हो गया, जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो भी सारी चीजें थी, ब्लैक एंड व्हाइट जो चलती थी, तो जिससे मोनोक्रोमेटिक भी कहा गया ग्रे स्केल में। तो जिस इमेजेस आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि दो ही कलर का मुख्यतः ब्लैक और व्हाइट का यूज किया जाता था। तो इसे हम लोग इसमें जो उससे जो मैनेज कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं ग्रे स्केल। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। वैनिश यूज हो रहा है, मुख्य इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका कलर क्या है। चाहे आप वैनिश यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, उसका कलर क्या है वो देखिए आप। और कलर में क्या होता है कि हो सकता है कुछ न्यू आपको ये बनाया जाए। टाइम के साथ चीजें क्या होती हैं कि लगातार रिसर्च होकर के न्यू चीज आते रहती हैं। तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था वो था। अभी जो आ रहा है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या है। हर चीज में जो चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों ऐसा किया गया, हो सकता है कुछ न्यू चीज और भी अच्छी चीज दिख जाए जिससे कि आपका और भी बेहतर हो रहा हो। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, हाँ, ट्रांसपेरेंट है। तो देखते हैं उसके पीछे, आपको देखना होगा कि क्यों आखिर उसको छोड़कर उन्होंने उस चीज को क्यों यूज करना शुरू किया। हो सकता है कि नील के कारण कभी कभी ज्यादा नील डल गया तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। और वैनिश से आप किसी भी कलर को हटा सकते हो। तो वो अब उससे क्या है कि पीलापन सिर्फ जा रहा है, और अदर कलर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें फिर लाई गई। टोनिंग, आपके जो टोन का मतलब क्या होता है, कलर का जैसे होता है ना, आप ज्यादा ब्राइट रखे हुए हो कम ब्राइट रखे हुए हो किस तरीके से, तो उसको कहता है टोनिंग। कलर का टोनिंग, कैसा टोनिंग है। तो ज्यादा टोन है तो आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कम है तो उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए जिससे कि टोनिंग उस तरीके से हो, तो उसका मैनेजमेंट उसके ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो आइए अब हम लोग बेसिक चीजें कुछ पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि जनरेशंस क्या क्या है, कंप्यूटर के कितने जनरेशंस हैं और उसमें क्या क्या यूज होता था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है उसे क्या कहा गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब इसमें कलर मॉडल का ये मॉडल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अदर मॉडल हैं जो मे बी कभी आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन इनकी चांसेस काफी कम है। तो मुख्य ये है, ये ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज को ज्यादा माइंड में मतलब ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे हमेशा। अदर चीजें इसलिए बता दी जा रही हैं कि अगर कभी कुछ हो जाए प्लस माइनस, तो हम लोग उसमें डरे नहीं या फिर मतलब परेशान ना हो। टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इन ए वेरिएबल फॉर्म। यानी कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या कहा गया है, बाइनरी फॉर्म में कहा गया कि जो पूरा यूज करता है वो 0101 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट करता है। यानी जो बेसिक जो स्टार्ट हुआ था वर्ड, वो कंप्यूटिंग से हुआ था। हाँ, अलग बात है कि अब जो है कंप्यूटिंग से भी और भी चीजें इसमें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन बेटर जो बेसिक स्टार्ट हुआ था वो कंप्यूट से हुआ था। कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन। तो अब तो सिंपल एक आपका जो डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर होते हैं वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक उससे बेहतर कंप्यूटर मशीन है। अब कंप्यूटिंग का कैसे, जैसे कैलकुलेटर सिर्फ डिजिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें करता है, कंप्यूटर और भी ज्यादा बेहतर उससे कंप्यूटिंग हो रही है। कैसे, जैसे आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी होगी,
कितने दूर तक में कौन सी जगह होगी, जब आपका कोई फोल्डर खुलेगा तो वो किस तरीके से कितने साइज का होगा, उसके फॉन्ट कितने साइज के होंगे, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है, कंप्यूट के ही अंतर्गत आ जाती है। यानी कि पूरी तरीके से आज भी अगर अगर डिटेल में देखा जाए, माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, तो सारी चीजें, चाहे आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग ही उसके पीछे का क्या है, पूरा का पूरा रहस्य है कि मतलब कुछ ना कुछ कंप्यूट किया जा रहा है। कहीं मैथमेटिक्स कंप्यूट की जा रही है, कहीं पे कुछ और कंप्यूट किया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटिंग ही हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि कंप्यूटर इसका नाम इसलिए पड़ा है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस भी कर सके बाइनरी फॉर्म में, और टिपिकली किसमें प्रोसेस करते हैं, बाइनरी फॉर्म। तो ये इसका आप इसे समझ सकते हो। और अभी तो इसके अदर लैंग्वेज के ऊपर भी बात की जा रही है कि संस्कृत या अदर कुछ इसके लैंग्वेज जो है बेसिक, वो सारी चीजें यूज करके हम और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सारी चीजें भी प्रोसेस में है, देखिए समय के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं किसी चीज में। नेक्स्ट जो है, हाँ बहुत सारी मशीन है, अभी उतना ज्यादा डिटेल में से देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस पे हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हमें मुख्य बातों को देखना है। कंप्यूटर जनरेशन जो है मुख्य रूप से 4 जनरेशन में से 5 जनरेशन में सॉरी बांटा गया है। और जो मेजर जो टेक्निकल चेंजेस हैं उन 5 जनरेशन में, उससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला जनरेशन जो है वह है फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 का। 1940 से 1956 का जो जनरेशन है, इसे फर्स्ट जनरेशन कहा गया है। और इस टाइम मतलब इससे पहले जो कंप्यूटर थे वो जैसे अबेकस ये सब आप बोले, तो वो एक्चुअली में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई चीज नहीं था उसमें, वो नॉर्मल था। लेकिन जो एक्चुअल जो कंप्यूटर जो डिवाइस के रूप में हमारे सामने आया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में हमारे सामने आना शुरू हुआ, तो वह था हमारा फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956। और इसमें जो कंप्यूटर में यूज हुआ वह उसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज किया गया, और वैक्यूम ट्यूब्स के हेल्प से हमने सारी चीजों को इसमें आगे किया। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि वैक्यूम ट्यूब्स होते कैसे। जैसे कि अगर आप पहले पुराना अगर आपने टेलीविजन देखा होगा, तो उसे अगर कभी खोला होगा तो वो पीछे में उसका एक इस तरीके से शेप होता था। तो ये इस तरीके जो शेप पीछे का टेलीविजन का होता था, वो लगभग लगभग वैक्यूम ट्यूब की तरह होता था, एग्जैक्ट वही नहीं होता था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब उसी तरीके का एक्चुअली दिखता है। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो जब तक इनका यूज किया गया, तो ये बहुत बड़े बड़े होते थे वैक्यूम ट्यूब। और बहुत बड़े होने के साथ साथ इसमें क्या होता था कि इनके जो टोटल डाटा ये ले सकते थे, या मतलब जितना मेमोरी के रूप में यूज कर सकते थे, वो बहुत छोटा था। यानी कि बहुत ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते थे। तो ये तो एक उस टाइम के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है। तो जब न्यू न्यू चीज थी तो वो तो उस टाइम के लिए वही बहुत बड़ी चीज थी कि ऐसा कुछ पॉसिबल संभव हो पा रहा है। लेकिन उस टाइम क्या था कि उस टाइम इसकी सबसे इनिशियल चीजें थी, मैग्नेट होता, वो सारी चीजें वो अलग हो गई। वहां पे एक पीछे डिवाइस टाइप से जो दिखता है वो उसका वैक्यूम ट्यूब की तरह का डिजाइन का होता है। वो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वही नहीं होता है, अलग इसको देखिएगा तो ये चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पर जो है वैक्यूम ट्यूब्स वेयर लार्जर कंपोनेंट्स एंड रिजल्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बीइंग क्वाइट लार्ज इन साइज, बहुत बड़े बड़े होते थे। और बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जब अगर सबसे पहली कंप्यूटर की बात करोगे तो वो किसी बिल्डिंग जितनी बड़ी थी, और डाटा बहुत कम उसमें आता था। तो बिल्डिंग बहुत 4 से 5 मंजिला जो बिल्डिंग है, उतने बड़े कंप्यूटर बनाई गई थी। और उसके बेसिस पे सारी चीजें उसमें बड़े बड़े इसमें सारी चीजें फिक्स किए गए थे। और उसके बेसिस पे तो यानी कि बड़े बड़े कंप्यूटर भी बनाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा उसमें डाला जा सके। लेकिन वो चीजें क्या है कि आपको प्रॉब्लमेटिक है, तो उसमें फिर लगातार रिसर्चेस चलती रही। और उसके बाद उसको क्या किया गया, उसको और बेहतर बनाने के लिए जो सेकंड जनरेशन आता है वो आता है 1956 से 1963। और इस टाइम ये ट्रांजिस्टर है, इस टाइम जो यूज किया गया ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर्स जो यूज
किए गए वो क्या हो गए, कई चीजों में बेहतर हो गए। एक तो उनका साइज जो हो गया वो क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब, पहले उसी की मदद से वैक्यूम ट्यूब में ही मतलब जो उन्होंने रिसर्च किया, तो वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से उन्होंने जो पूरा मेमोरी कर सकते थे कवर, या मेमोरी इनपुट कर सकते थे, उन्होंने उसे ही पहले फाइंड किया। तो वैक्यूम ट्यूब एक जस्ट कंपोनेंट है जिसमें वो चीजें संभव हो पाती थी। अब वैक्यूम ट्यूब कैसा था, क्या था, उसके पीछे क्या था, उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उतना हमें अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो वो किस तरीके से वर्क करता था, क्या है, तो वो अभी काफी ज्यादा वो हो जाएगा डीप। तो सेकंड जो जनरेशन है वो है ट्रांसिस्टर का। ट्रांसिस्टर जो होते थे उसमें डिफरेंस क्या आ गया, कि जो ट्रांसिस्टर है आपका, वो पहले जैसे था वैक्यूम ट्यूब, उसमें क्या यूज हो रहा था, आपको एक तो बहुत बड़े थे, और प्लस इसमें जो मटेरियल्स यूज होते थे उससे टूटने की चांसेस काफी होती थी। और काफी मतलब ये कहते थे कि आप अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, इसमें टूटने फूटने की चांस काफी ज्यादा थी। लेकिन ट्रांजिस्टर क्या था कि उसका कंपोनेंट चेंज किया गया आउटसाइड का, जिससे कि क्या है कि वो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रेसिस्टेबल हो गए, यानी कि आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, गिर भी जाएंगे तो वो खराब तुरंत नहीं होंगे। तो साइज भी साथ में क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो, जैसे कि आप अगर कभी कोई आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब होता होगा और आपको अंदर अगर उसे खोलने और ये सब, जैसे बचपन में होता था हम लोग की प्रवृत्ति की, जो भी चीज खराब हुई उसे खोल खाल करके, बनता तो नहीं है लेकिन हम उसे देखना जरूर चाहते थे कि आखिर है क्या इसके अंदर, और बड़ा क्यूरियोसिटी होता था कि जरा खोल के देखें कि क्या है अंदर। तो वो सारी चीजें जब आप खोलोगे थे तो इस तरीके के कंपोनेंट्स आपको वहां से निकलते होंगे, अगर आपने कभी इस तरीके की कारस्तानी की होगी तो वो सारी चीजें आपको दिखती हैं, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, वही होते थे ट्रांसिस्टर। तो क्या देखा गया कि यूज ऑफ ट्रांसिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम्स जो है वो ज्यादा बेहतर है। इससे सबसे पहले तो साइज बहुत छोटा हो गया, जो साइज पहले बहुत बड़ी थी वो छोटी हो गई, स्मॉलर इन साइज। स्पीड भी हो गया, वो फास्ट हो गया। अब देखिए ऑटोमेटिक से चीज है कि अगर कोई बहुत बड़ी है चीज है तो एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो पूरा प्रोसेस होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन सारी चीज को मूव करने में भी बहुत टाइम लगेगा, कि पूरे यहाँ से वहां गया फिर वहां से यहाँ आया, तब तक आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन जब चीजें छोटी जितनी होती जाएंगी, कॉम्पैक्ट जितनी होती जाएंगी, तो उनके लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ज्यादा नहीं करना है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्वालिटी भी हो क्या थी इसकी, चीपर क्वालिटी थी, यानी सस्ते में बन जाती थी वो, उसमें जो यूज हो जाते थे टूट भी सकते थे और महंगे भी थे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक तरह से हमने डेवलप किया तो हमारे लिए चीजें आसान होती गई, कंप्यूटर का निर्माण करना और ये चीजें आसान होती गई। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांसिस्टर। तो थर्ड जनरेशन की जब हम लोग बात करते हैं वो होता है 1964 से 1971। इस टाइम जो यूज किया जाना शुरू किया उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जैसे आपने अगर कभी मदरबोर्ड या कुछ ऐसी चीजें खोली होंगी, देखी होंगी, तो उसमें इस तरीके के चिप आपको नजर आए होंगे। तो ये क्या होता है कि मतलब जैसे कि एक है, उसके ऊपर कई छोटे 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 चिप लगे होते हैं इस तरीके से, और वो उनके मतलब इस तरीके से उनका डिजाइन होता है कि उसके भी छोटे 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 उसके कांटे निकले होते हैं, जो भी आप जिसे जो भी कहें। तो इस तरीके से, और उसके ऊपर वो क्या होता था, रहता है कि उसके ऊपर वो हर जगह वो सेट किया हुआ रहता है। तो एक्चुअली ये जो छोटे छोटे हैं, पहले जो हमारा जो इसके पहले का जो जनरेशन है, इसमें जो हमारा ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था तो ये बड़े थे, और इसके बाद इसमें जो उस ट्रांजिस्टर के लिए भी स्पेस क्या था, और वो कम करना चाहते थे। तो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब एक ही सर्किट में कई ट्रांजिस्टर के बराबर की खूबी पैदा की जा सके और वो सारे चीजें वहां पर डेवलप किया जा सके। तो ये मतलब जो ट्रांजिस्टर का साइज इतना बड़ा था उसको घटा करके इतना छोटा कर दिया गया, और वो सारी चीजें वो करनी शुरू कर दे, मतलब वो जो भी काम कर रहा था ट्रांजिस्टर, वो सारे काम और भी इफेक्टिव से वो कर पा रहा था। तो यहाँ पर जो हो गया साइज, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि साइज जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया।
पहले हम लोग सिर्फ ट्रांजिस्टर, अभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर एक तो पहले से छोटा हो गया, और प्लस दूसरा जो है इतना छोटा हो गया कि उसको इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि पहले के ट्रांजिस्टर अभी में जो चेंजेस है वह है कि उनके साइज काफी छोटे हो चुके हैं। और ट्रांजिस्टर के को कुछ जैसे इसी में आप देखें तो कुछ ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड सर्किट में ये भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हो गई कि कुछ जिसकी जो यूज है छोटा छोटा वो सारी चीजें वहां पे यूज की जा रही है, लेकिन इसे पूरा जो मिला के बोला गया वो हो गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेट कर दिया गया। तो यहाँ पर इसे ही आप क्या कहते हैं, आईसी, आईसी का यूज किया जाता है। तो जैसे आप कहीं मोबाइल कंपनी या शॉप पे जाते होगे तो ये सारी चीजें आती भी हैं कि आपकी आईसी खराब हो गई है, उसे चेंज करना होगा, ये सारी चीज तो शायद आप ये सारी टर्म सुने भी होंगे और यूज भी करते होंगे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है एज वेल एज मेक देम फास्टर, तो फास्टर भी होता है गया और साइज भी छोटी होती जा रही है। फोर्थ जनरेशन में जो यूज किया गया है वह है जो हम लोग कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। उस टाइम मतलब फोर्थ जनरेशन के ही बीच में आया था, 1972 में तो नहीं, लेकिन उसके बाद ही 1990 के अप्रॉक्स में नैनो टेक्नोलॉजी उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ, और वो सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी शुरू हुई, फिर उसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुआ। तो 2010 तक आते आते काफ़ी अच्छी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। हाँ, बहुत जगह यूज करते हैं, बिल्कुल ट्रांजिस्टर अब बहुत जगह पे यूज हो रहे हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि किस जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट इम्पोर्टेंट था, बस अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो यूज किया गया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। ये जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, तो अब जैसे देख सकते हैं आप, इसके लिए इतना बड़ा फिर भी यूज हो रहा था, अब उसको नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वो चीजें और छोटी हो गई और बिल्कुल पॉइंटेड, बहुत सारे पॉइंटेड पॉइंटेड रूप में वो हमारे प्रेजेंट हो गए। तो ये हम लोग कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे आप कह सकते हो, या माइक्रो प्रोसेसर का ये टाइम था। तो पहले नैनो टेक्नोलॉजी तो डायरेक्ट नहीं आया था, पहले दूसरी थी, लेकिन धीरे धीरे वो नैनो टेक्नोलॉजी तक का जो पीरियड है वो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 1970 से, तो हमें बताना क्या है, तो डिफरेंस क्या, ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद हमारा जो सेकंड ये थर्ड जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, तो मोर कॉमनली नोन एज सीपीयू, इसे सीपीयू भी नाम से कहा जाता है। ये सीपीयू वो पूरा सीपीयू नहीं हो गया जो हम लोग कर रहे हैं, ये अदर तरीके से इसका नाम बोला गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ही वो चीज बोला गया था। माइक्रो प्रोसेसर अलोंग विथ इंटीग्रेटेड सर्किट helped make it possible for computer to fit easily on a desk and for the introduction of the laptop। यानी कि क्या हुआ कि आप आराम से अपने चेयर और इन चीजों के ऊपर अब आप रख सकते थे कंप्यूटर को, इतना छोटा वो हो गया, और सारी चीजें आप आराम से उसमें कर सकते थे। आप अपना चीजें जो है लैपटॉप, ये सारी जो चीजें हैं वो इसी पीढ़ी में आ गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आया वह है फिफ्थ जनरेशन, 2010 से लेकर प्रेजेंट। तो इसे हम लोग कहते हैं जनरेशन ऑफ एआई। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहले अभी तक क्या था कि कंप्यूटर को आप केवल कुछ दे रहे हो तो उसे सेव कर रहा है, या आप जैसा कह रहे हो वैसा। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ अलार्म सेट किया, तो जैसे मान लीजिए आप 2 बजे सोए हो और आपका अलार्म सेट है ऑलरेडी 4 बजे का, तो वो अलार्म 2 बजे सोकर आप 4 बजे तो उठ नहीं पाओगे, तो फिर भी वो अलार्म 4 बजे बजेगा ही बजेगा, उसमें कुछ भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आपकी अगर माँ आपको आपने बोला है कि मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा, फिर भी वो थोड़ा लेट करती है, वो अपने इंटेलिजेंस को लगाती है कि नहीं अभी 2 बजे तो सोया ही है, तो 4 बजे कैसे जग जाएगा, तो वो क्या करेंगे कि 6 बजे आपको जगाएंगे। तो इससे क्या है, ये है इंटेलिजेंस। तो अब इस तरीके की ही बात आ रही है कि हम जो करें, हम जो गिव करें इनपुट, वो उसके ऊपर प्रोसेस करके एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह काम कर सके। तो ये अभी पूरा काम अभी चल रहा है, इसमें आप कई चीजें हैं, जैसे आप बोलते हैं, ये कई जगह ऐसे सिस्टम आपने देखा होगा कि
बोलने से वो खुल रहा है, बोलने से वो बंद हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली केवल आप बोल रहे हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो उससे टीवी स्टार्ट हो गया, ऑफ हो गया। तो ये सारी चीजें अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि हाँ, अब धीरे धीरे हम ऐसे मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि खुद ही सारी चीजों को सोच करके, इवन आप जो बोले उसको इंटरप्रेट करके बेहतर तरीके से और आपको सारी नॉलेज वहां पर दे सके। तो ये सारी चीजें हैं प्रेजेंट। तो उसके बेसिस पे जो भी चीजें हैं, हाँ, अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारे चीजें अभी प्रेजेंट हो गई हैं, हमारे इंडिया में नहीं है लेकिन बाहर है। अभी जापान में ऐसे रोबोट्स यूज होते हैं, बहुत सारे जगह जर्मनी में यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, धीरे धीरे वो चीजें डेवलप हो रही हैं। तो इंडिया में है लेकिन वो ऐसा क्वालिटी का नहीं है जो अभी जैसे कहा जा सके। वैसे तो आप जो बोल रहे हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो चीजें तो हैं ही, यहाँ पे भी हमारे वैसे लोग हैं प्रेजेंट जो काफी अमीर हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो वो सारी चीजें वहां पर वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो एक जनरल वे में जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर हम सभी तक अवेलेबल है, उस तरीके से हमारे पास अभी ये चीज अवेलेबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं फिफ्थ जनरेशन में, ये सारी चीजें दी हुई हैं गिवन कि हाँ, ये सारी चीजें आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। और अभी ये लगातार, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ तक में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सम सर कॉमन फाइल। सर सर थर्ड जनरेशन एक बार फिर से बताएंगे, मैं थोड़ा सा वो नहीं लिख पाया था सर। थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है वो आपका जो ट्रांजिस्टर के बाद का जो जनरेशन है वो है, यानी कि जिसमें आईसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इन ट्रांजिस्टर को और छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना दे रहे हैं। ट्रांजिस्टर अगर इतना बड़ा था तो आईसी उतने ही जो ट्रांजिस्टर के इतने में जितना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था, आईसी इतना में ही उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तो इस टाइम क्या है, धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी तक की जो बात चली थी, वो सारी चीजें थर्ड जनरेशन में आ जाती है। तो ये सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं, ये मैंने गलत बता दिया। नैनो टेक्नोलॉजी तो इसके बाद आई है। इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट आई, यानी कि जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, और भी कम स्पेस में उतने ही मेमोरी को स्टोर कर पा रहे थे। तो वही हो गया कि कंप्यूटर और भी फास्ट हो गया और छोटा हो गया। लेकिन इसके बाद जो फोर्थ आया, तब फिर वहां पे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े। तो ये चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हाँ, रोबोट का यूज करके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहाँ, जैसे कि आपने अगर अब तो हॉलीवुड कई मूवीज हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके काफी अच्छा दिखाया गया है। जैसे आपका आयरन मैन है, उसमें उसने जो पूरी सिस्टम उसने तैयार किया, उसमें वो जैसे जैसे मतलब वो बातें करता था अपने सिस्टम के साथ। आपकी बैटरी कम हो रही है तो वहां पे वो बता रहे कि सर आपकी बैटरी कम हो रही है। यानी कि वो खुद से सारी चीजों को चेक कर रहा है और आपको बता भी रहा है कि हाँ, ये चीज हो रही है, क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं वो कर दूं, क्या मैं वो कर दूं, आपको ये दो। तो जो आप जैसे ही डायरेक्ट करते थे, वो उस चीज में अगर उसे लगता है कि ये गलत है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में वहां पे आपको कंक्लूजन भी देता था कि ये नहीं, ये बेहतर होगा सर, तो क्या मैं ये यूज करूं या यही यूज करूं। तो फिर आप अपना इंस्ट्रक्शन देते हो। तो ये सारी चीजें हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो पूरी तरीके से क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमने देखा। तो उस तरीके से बहुत सारी मूवीज हैं जो इन चीजों का यूज करके कई चीजों को नए तरीके से दिखाई है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद जो हम लोग आ रहे हैं कि वर्ड फाइल्स जो होते हैं कि क्या होते हैं, तो छोटे छोटे चीज हैं, वो आप देख लीजिए। वर्ड फाइल, वर्ड फाइल हम लोग किसे कहते हैं, वर्ड फाइल हम उसे कहते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया, जो भी MS वर्ड या इन पे आपने कुछ टेक्स्ट जो है, डाटा जो है वो कलेक्ट करके आपने उसे कुछ फॉर्मेट करके और उनको एक प्रारूप आप दे सकते हो। तो वर्ड फाइल पे क्या है कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप कोई भी चीज तैयार कर सकते हो और उसे वहां पे स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि वर्ड फाइल के हेल्प से आप जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, उससे वहां पर आप क्या कर रहे हो,
स्टोर कर रहे हो वर्ड फाइल के ऊपर, तो वो क्या होगा, केवल डाटा के रूप में, डाटा मतलब वर्ड्स जो हैं वो डाटा के रूप में आप उन चीजों को वहां पे दे रहे हो, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ग्राफिकल कंटेंट भी इवन ऐड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं वर्ड फाइल में कई चीजें नई ऐड होते जा रही हैं हर बार। तो ये है जैसे एमएस वर्ड है, ये सारी चीजें वर्ड फाइल्स में आती हैं। स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं, तो स्प्रेडशीट्स मतलब जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन टाइप की चीजें हैं, जैसे कि एक्सेल है, एमएस एक्सेल, या फिर जो इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं, तो मैं वो क्या है एक्चुअली वर्ड सीट है। इसमें लिब्रे ऑफिस भी है, वो भी लिनक्स में लिब्रे ऑफिस का यूज किया जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए। एमएस वर्ड में किसका यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किया जाता है। तो वो क्या है कि जो डाटा जो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड है, या कि मतलब जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन वाली चीज टाइप से है, यानी कि आपको पूरी तरीके से उसका एक डाटा लिखना है मैथमेटिकल वे में और सारी चीजें, और उसके बीच में कैलकुलेशन भी करवाना है। तो उन सब चीजों को कैलकुलेशन करने में, जैसे उस पर आप फार्मूला जनरेट कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन्हें डिवाइड करना है, तो बहुत सारे उस पर फंक्शन होते हैं। तो वो सारी चीजें के लिए जो बनाया गया, वो बनाया गया स्प्रेडशीट को बनाया गया। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आया वो आया पीडीएफ। तो अब क्या होता है कि आप कोई भी, चाहे आप डॉक्यूमेंट फाइल हो यानी वर्ड फाइल हो, चाहे आप स्प्रेडशीट हो यानी कि एक्सेल वाला आपका सीट हो, उन सभी को आप डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं भेजते हैं। आप क्या कोशिश करते हैं, आप उसे कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में मतलब कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसमें कन्वर्ट करके फायदा क्या होता है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कई बार आप करते हैं कोशिश, क्या करते हैं, आपने अपने लैपटॉप पे कुछ वर्ड फाइल या फिर कोई पीपीटी तैयार किया, और उससे आप ले जा करके किसी दूसरे इस पे खोलते हो, कंप्यूटर के ऊपर या कहीं बाहर दूसरे जगह पे किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर खोलते हो। तो उससे आपको क्या होता है, कई बार आपके कंटेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, या वो क्या हो जाते हैं, मिसमैनेज हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो होती हैं, वो क्यों, कारण क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का जो हो सकता है सिस्टम का जो डिजाइन है, वो उस कंप्यूटर के सिस्टम के डिजाइन से डिफरेंट हो। तो उस तरीके से वो चीजें बदल जाती हैं। या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया है, वहां पे कोई और वर्ड पे उन्होंने बनाया है, या फिर उनका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पूरा सिस्टम का सेटिंग है वो अलग तरीके से है। तो वो सारी चीजें आपके फाइल को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। तो उस फाइल को, ताकि वो चेंज ना हो, उसके लिए ही वहां पे क्या बनाया गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये जो है, आपको वर्ड फाइल या किसी को भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके और कहीं पे भेजते हो, तो आपके लिए इजी होती है। एज इट इज जिस फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है उसी फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। बस क्या होता है इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस भी नहीं कर सकते हो, जो चीजें हैं वो प्रॉपर फिक्स हो जाती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जो वर्ड फाइल होते हैं हमारे, वो उनका जो स्पेस होता है, अगर उसी वर्ड फाइल को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करो, तो जैसे कि अगर ये 1 से 1.5 MB का है, तो ये 2.5 MB का बन जाएगा, यानी कि इसका, या 2 से 2.5 इसी के अप्रॉक्स में ये बन जाएगा। यानी कि जो वो स्पेस लेता है वो थोड़ा ज्यादा लेता है वर्ड फाइल के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सूट, इससे भी रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए इन चीजों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन सूट क्या होता है कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना एप्लीकेशन सूट है, जैसे आप 2019 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप पूरा देखते हो, पूरा एक सूट है, उसमें कई चीजें प्रेजेंट होती हैं। गूगल का भी एक अपना सूट है, तो वो उस सूट में, स्वीट इसे कहते हैं, जो स्वीट में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, वो आखिर क्या क्या है, उनका क्या क्या यूज होता है, तो उसे हम लोग देखना की कोशिश करेंगे कि किसके अंदर क्या है। तो उसके पहले हम लोग कॉमन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। वेब ब्राउजर जो हो गया, तो वेब ब्राउजर हो गया, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही क्या गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये सारी चीजें। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, अब मैंने कल बात किया था, कोई भी जो कि आपके वेब को, ये वेबसाइट को खोलने का काम कर रहा है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। तो ये मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेन है सुइट वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो चीजें प्रेजेंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, एक्सेस है, तो ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल देखें तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और इसे आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं इवन। तो ये हो गया वर्ड हो गया, जिसके ऊपर आप कोई भी क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। एक्सेल हो गया, जो स्प्रेडशीट वाली जो भी चीज अभी हमने बात किया वो एक्सेल के ऊपर आप कर सकते हो। पावर पॉइंट क्या हो गया कि पावर पॉइंट आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है कोई डिफरेंट फॉर्म में, और उसको और बेहतर आपको एक मोड देना है, तो उसके लिए आप जनरली किसका यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। और आउटलुक की अगर हम लोग बात करें तो आउटलुक किसे कहते हैं, एनीवन नो व्हाट इज आउटलुक? आउटलुक किसे कहते हैं? आउटलुक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लास्ट में ये जो सारी चीजें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तो अभी कमिंग सून है, यहाँ आप देख सकते हो ये आने वाली है, यार आ गई होगी शायद, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन जो है वो इधर से ही ज्यादा पूछी जाती है। आउटलुक क्या है? मेल है। मेल है का मतलब क्या हो गया? मेल है मतलब जैसे जीमेल है उसी तरीके से ये एक मेल है क्या? तो क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। आउटलुक जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जैसे मतलब जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसी तरीके से आउटलुक है। और आउटलुक जो है वो करता क्या है, जैसे कि आपका जीमेल अकाउंट है, अगर आपने जीमेल पे बनाया है, यानी कि आप गूगल पे बनाया है तो जीमेल अकाउंट होगा, अगर याहू पे बनाया है तो याहू अकाउंट होगा, जो भी जीमेल आपका है, जो भी मेल अकाउंट है आपका। तो मेल अकाउंट जो है वो उस मेल अकाउंट को आप, जैसे कि क्या होता है कि आपको जीमेल खोलने के लिए बार बार क्या करना होता है कंप्यूटर पे, पहले आपको जाना होता है वेब ब्राउजर पर, उसके बाद फिर वहां पे जीमेल खोलते हो आप, फिर वो जीमेल खोल करके फिर आपके मैसेज आने शुरू होते हैं। तो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आउटलुक को लाया गया है। यानी कि आप इसमें अपने अकाउंट को खोल दीजिए, और ये हमेशा ही उसमें, जैसे कि आप करते हो आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का आपने अगर जो आपने उसका अगर डाउनलोड करके वहां पर डाल दिया है अपने लैपटॉप के ऊपर, तो व्हाट्सएप आपका तुरंत खुल जाएगा। अदरवाइज आपको बार बार जाना पड़ता है, उसके बाद फिर व्हाट्सएप जो है वेव करके, और फिर वहां पे सारी चीजें करने के बाद फिर आपका वो ओपन होता है आपके लैपटॉप के ऊपर। तो उसी तरीके से ये है कि उतनी लंबी प्रोसेस करने के बजाय डायरेक्ट आउटलुक के हेल्प से आप अपने मेल को यहाँ पे कर सकते हो, और इसमें सारे मेल को आप सेव कर सकते हो, यानी कि आप अगर ऑनलाइन नहीं भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, तो भी आप अपने सारे मेल को देख सकते हो, जो कि पहले के सारे मेल हैं वो सारे मेल को आप देख सकते हो। लेकिन जीमेल को खोलने के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए होता है, मेल को जरूरत पड़ता है, मतलब आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। स्पेशली ये किसकी बात हो रही है, लैपटॉप पे, क्योंकि ऑफिस का है, ये सारी चीजें किसकी होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर की बात है। तो आउटलुक ऑल्सो इंक्लूड सच फंक्शन एज कैलेंडरिंग, टास्क मैनेजिंग, कॉन्टेक्ट मैनेजिंग, नोट मेकिंग, ये सारी चीजें हाँ आप देखिएगा होती होंगी, मैंने उतना डीप में से देखा नहीं है, और यूज भी इवन नहीं किया है मैंने। जो इसका बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है, तो जो यूज करते होंगे उन्हें और भी अच्छे से पता होगा कि क्या है। अब नेक्स्ट जो है पब्लिशर, जो मेन फंक्शन इसका वही है कि मेल्स को आप इसके हेल्प से आराम से ऑफलाइन भी सेव कर सकते हो, और आराम से उसके ऊपर यूज कर सकते हो। पब्लिशर जो हो गया वो क्या है, तो पब्लिशर आपका होता है कि कोई भी चीज आपको डिजाइनिंग करनी है पब्लिश करने के लिए, तो पब्लिशर के हेल्प से आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। वीजियो की बात करें, वीजियो की बात करें अगर हम लोग, तो 2000 जैसे वीजियो जो हो गया, जैसे कि कोई एडवांस ड्राइंग आपको करनी है या ड्राइंग का कोई एडवांस ऑप्शन यूज करना है, तो उसके लिए वीजियो को किया गया है। तो वैसे
यहाँ से पब्लिशर के बाद की ये सारी चीजें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी पूछी नहीं गई हैं और चांसेस इसके काफी कम होते हैं। तो केवल आप जान लीजिए, एक्सेस होता है ये भी डाटाबेस को तैयार करता है, डाटाबेस। जैसे कि एक्सेल भी आपका डाटाबेस को ही तैयार करता है, लेकिन इसी डाटाबेस को जब बड़े लेवल पे तैयार की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस। तो ये हो गया आपका एक्सेल में मार्कशीट भी बनते हैं, मार्कशीट सारी चीज, लेकिन उसी मार्कशीट सभी का जो बड़ा डाटाबेस तैयार किया जाता है वो एक्सेस की हेल्प से किया जाता है। इसका भी यूज काफी कम होता है लोग, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है। तो ये जो आपको कंपनी है या उन लेवल पे इन चीजों की यूज ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा डाटा होते हैं, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता इन जनरल। प्रोजेक्ट जो है तो ये अभी आने वाली है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजों को और भी बेहतर बनाने के लिए सारी चीजें बनाई जा रही हैं धीरे धीरे, और भी मतलब डेवलप कर रहे हैं कि जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके हेल्प से नई नई जो आपको बनते चले जाते हैं सॉफ्टवेयर, और वो फिर आपके सामने प्रेजेंट होते जाते हैं। इसके बाद जो है एक्सचेंज सर्वर, स्काइप फॉर बिजनेस, शेयर पॉइंट, प्रोजेक्ट सर्वर, ऑफिस। तो ये वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बारे में बस हल्का हल्का आप नॉलेज रख लीजिए। इसमें भी केवल स्काइप ही है जो आता है इन जनरल। तो स्काइप बस आपको पता होना चाहिए कि वीडियो और जो ऑडियो है इससे रिलेटेड जो भी चीज आप कर रहे हैं वो स्काइप के ऊपर कर रहे हैं। एक्सचेंज सर्वर, शेयर पॉइंट, प्रोजेक्ट सर्वर, ऑफिस, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, बाद बाकी वो आप देख सकते हैं। ये भी मेल को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक्सचेंज सर्वर का यूज किया जाता है। तो ये सर्वर होते हैं, एक्चुअली ये सर्वर की बात हो रही है, ये सॉफ्टवेयर जो आपको ऑलरेडी सारी चीजें कर रहे हैं, ये सर्वर जो उसको मैनेज कर रहा है। तो ये सर्वर्स हैं जो जीमेल को मैनेज कर रहा है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से रखना है, तो सर्वर के ऊपर मैनेज हो रहा है। यानी आपके कंप्यूटर के ऊपर नहीं, ये वहां पे आपके जो ऑनलाइन सारी चीजें प्रेजेंट हैं उसको मैनेज करने में वो आपकी मदद कर रहा है। और शेयर पॉइंट सर्वर यानी कि जो भी चीज आप शेयर कर रहे हो, डॉक्यूमेंट जो भी है, तो उसको मैनेज करता है। और प्रोजेक्ट सर्वर की अगर बात करें तो आपके प्रोजेक्ट का यहाँ पे मैनेज हो रहा है। और ऑफिस ऑनलाइन सर्वर यानी कि ऑनलाइन ऑफिस का सारा व्यवस्था आपको मिल जाए, उसके लिए ऑफिस ऑनलाइन सर्वर की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीजें अभी तक पूछी नहीं गई है, मुख्य रूप से स्काइप ही यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों को आप देख सकते हो। तो इससे रिलेटेड अभी तक कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी बात तो करनी हो तो आप कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से जितना है वो काफी है आपके लिए। डाटाबेस मैनेजमेंट तो अच्छी है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का यूज करें। डीबीएमएस उतना हमें बात करने की जरूरत नहीं है। वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा ही अलग, पूरा आपको पढ़ना होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आप, हाँ बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे नई चीजें आती हैं लोग पुरानी चीजों को छोड़ते जाते हैं, तो वही चीजें हैं अभी। अब जी स्यूट में क्या क्या आता है, स्वीट में क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। जी स्वीट में हमारा सबसे पहले ये जो है वो क्या है, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर। तो ये गूगल कैलेंडर है, ये कैलेंडर आपका है। ये क्या है हमारा, इसमें भी बस कुछ ऊपर के ही इम्पोर्टेंट है, नीचे में बहुत सारे हैं जो मुझे भी इनफैक्ट सभी चीजें नहीं पता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मतलब कि ऊपर के ही ये सारे इम्पोर्टेंट हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं, बाकी अदरवाइज ये उतने ज्यादा नहीं है। कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल सही है, ये एक कॉन्टैक्ट्स हैं। ये क्या है हमारा, ये आपका पीडीएफ है। ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपका डॉक्यूमेंट है और ये आपका पीडीएफ है। तो देखिए दोनों में बस डिफरेंस क्या है, यहाँ डॉट करके इस तरीके से लाइन है, यहाँ डायरेक्ट है। तो जब डायरेक्ट लाइन है तो वो डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जब डॉट के साथ है तो पीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है। बस इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, फाइल नोट्स जो भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को फाइल जो है वो है। ये क्या है हमारा, जी ड्राइव, गूगल ड्राइव। जी गूगल ड्राइव में कितने हमारे पास मतलब
गूगल ड्राइव का एक तो फायदा क्या होता है कि आपको ऑनलाइन शेयरिंग करने का ये आपको एक्सेस देता है, यानी कि आप आराम से कोई भी चीज ऑनलाइन शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ। और इस पर टोटल कितना ये ऑनलाइन शेयरिंग फ्री आपको देता है, फ्री देता बहुत ज्यादा भी है, ज्यादा भी आप ले सकते हो, लेकिन फ्री ऑनलाइन शेयरिंग कितनी होती है इन्हीं को पता है क्या? ये 15 GB, जी बिल्कुल। लेकिन ये 15 GB में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप गूगल कैलेंडर है या कॉन्टैक्ट्स है या डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। अब गूगल कैलेंडर जैसे वर्क कैसे करता है, मतलब कैलेंडर से, नॉर्मल कैलेंडर से डिफरेंट कैसे है, तो जैसे कि आपने गूगल कैलेंडर में कुछ डाल दिया तो मेल से वो लिंक्ड होता है, मेल के साथ वो क्या होता है, लिंक्ड होता है। तो आप कहीं भी आप जाओगे या किसी दूसरे डिवाइस पे भी अपने मेल को खोलोगे और उसमें गूगल कैलेंडर के हेल्प से जो भी चीजें आपने अपने दूसरे डिवाइस पे सेव किया है वहां पे भी वो सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास आपका मोबाइल हो ही तभी आपको आपके सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेगा, आप कहीं भी बैठे बैठे अपने प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हैं क्या क्या मैंने किया है कैसे तरीके से। उसी तरीके से कॉन्टेक्ट्स भी ये क्या आ जाते हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं सारे, यानी कि आपके जो भी आप गूगल के कॉन्टेक्ट्स में सेव कर रहे हो तो वो आपको मेल के हेल्प से आपको हमेशा आपको क्या हो जाता है, रिट्राइव आप कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। गूगल ड्राइव भी किससे कनेक्टेड होता है, मेल के से ही कनेक्टेड होता है आपका। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। ये क्या होता है गूगल प्लस, तो गूगल प्लस जो है पहले यूज होता था, अभी क्या है कि ये सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट किया था एक तरह से, ये गूगल प्लस भी ऑनलाइन जो क्या कहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म की तरीके से यूज करने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब इन्होंने इसे बंद कर दिया। उसका कारण क्या है कि अब ज्यादा किसी ने यूज नहीं किया तो इन्होंने इसे बंद कर दिया। गूगल ड्राइव के हेल्प से सर जो भी स्टोर हो रहा है, अ, जो भी स्टोर हो रहा है वो एक्चुअली कहाँ पे है, वो ऑनलाइन, आपको जो गूगल क्लाउड कहते हैं, यानी कि ऑनलाइन सारी चीजें प्रेजेंट है, तो सर्वर के हेल्प से ही वो आपके पास पहुंचता है। गूगल ड्राइव तो जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस गूगल ड्राइव के हेल्प से आप सारी चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, जो आपने ऑनलाइन सारी चीजें सेव कर रखी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है जो क्लाउड में आपने सेव कर रखा है। तो सर्वर जस्ट एक मैनेजमेंट है, सर्व करने का तरीका, तो उस चीज को सर्वर जैसे नाम से आप जाओगे तो सर्व कर रहा है, यानी कि जो चीज आप गूगल क्लाउड पे सेव किए हो या क्लाउड में जो भी सेव किए हुए हो, जिसे ऑनलाइन के लिए टर्म यूज किया गया, तो उसे आप सर्वर की हेल्प से क्या करते हो, रिट्राइव करते हो। तो वो सर्वर एक जस्ट क्या है, मैनेज कर रहा है कि क्या आपको रिट्राइव करना है, किधर डायरेक्ट करना है, ये सारी चीजें। तो इसके बाद हमारा ये अगर पॉइंट आता है तो ये जो है हैंग आउट, जो हमने बात किया था, हैंग आउट जो गूगल जैसे कि वहाँ पे स्काइप है उसी तरीके से यहाँ पे हैंग आउट का यूज किया जाता है। आप अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई, अभी हमारे गूगल मीट भी हैं, ये सारी चीजें भी हैं। तो ये इसे हम लोग कहते हैं ये है हैंग आउट का साइन। तो ये सारी चीजें हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो गया एक्सेल, तो देखिए ये दिख ही रहा है, तो ये थोड़े से आप आराम से समझ सकते हो कि स्प्रेड शीट जो होता है, स्प्रेड शीट एक्सेल। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये शायद गूगल डॉक फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हैं, अभी इनके बारे में मुझे भी पूरा भी पता नहीं है, देखना पड़ेगा। तो एक्सएलएस फाइल होता है शायद, तो ये सारी चीजें आप भी देख लीजिएगा ये भी, लेकिन कोई शायद आपका, आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो इन तीनों को क्या क्या है। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन चीजों का ही यूज है, तो आप इन चीजों को देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन सभी लोग को, ओके। अब इसमें आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सर? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जी सूट में क्या क्या आ जाते हैं, ये जी सूट में आता है या नहीं, ये किन किन चीजों का यूज किया जाता है, या ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी, कि ये इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं, या क्या क्या आते हैं, या जी स्वीट में किसी और स्वीट का दे दिया, तो हमें बस ओवरऑल ऊपर से पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ इन चीजों का यूज होता है, इस चीज का इसके लिए यूज होता है, और ये सारी चीजें यूज होती
तो यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएंगे हमारे सामने तो और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है, हो सकता है, अब एंटीवायरस है या नहीं आप चेक कर लीजिएगा, ये एंटीवायरस कुछ लोग बता रहे हैं लेकिन चेक कर लीजिएगा, इन तीनों के बारे में अभी मुझे नहीं पता है। उसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या क्या है हमारे पास, तो ये क्या है, जैसे VLE सबसे पहले क्या है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट जैसे आप अभी जो स्टडी कर रहे हो क्या है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के हेल्प से और वेब के ऊपर बेस्ड होकर के ये सारी चीजें हम लोग ले पा रहे हैं, एजुकेशन जो हम लोग ले पा रहे हैं और दे पा रहे हैं एक दूसरे के बीच, तो वो क्या होता कहलाता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ये पूरा जो इंटरफेस तैयार किया हुआ है इसके लिए, इसके जो पूरे सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, मतलब जिसके हेल्प से आप सारी चीजें ये पूरी प्रोसेस कर रहे हो, तो वो सब चीज किसके अंतर्गत आ जाता है, लर्निंग के लिए जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो सारी चीजें वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें मेनली दो तरह के सिस्टम का यूज किया जाता है, एक तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे LMS हम लोग कहते हैं, और दूसरा कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम लोग CMS कहते हैं। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, और उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सारी चीज़ों को क्या करते हो, लेते हो, और उसमें आप मतलब वहाँ से सीखते हो, लर्न करते हो। और जो कोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है ये होता है आपका ऑनलाइन, यानी कि वेबसाइट के हेल्प से आप लेते हो। तो जैसे कि मान लीजिए कि कुछ हमारा मान लीजिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी किसके हेल्प से कर रहे हैं, वेबसाइट के हेल्प से कर रहे हैं। यानी जो भी आप गूगल जो भी के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं तो वो किसके हेल्प से हम लोग गूगल मीट चला रहे हैं, तो वो वेबसाइट के हेल्प से, यानी ये पूरा अभी वेबसाइट वाले में हमारा मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। और वही चीज अगर हमने मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर ही तैयार कर दिया विवेकानंद एकेडमी करके, और उस सॉफ्टवेयर में जब आप जाकर सब्सक्राइब कर, मतलब उस सॉफ्टवेयर में सब्सक्राइब करते या कुछ भी जो भी उसमें टूल सिस्टम बनाते हैं उसे डाउनलोड करके, और फिर वहां पे आपको सारे वीडियोज मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। तो वेबसाइट के थ्रू आप कोर्स को ले रहे हो, ऑनलाइन कोर्स कंटेंट सारी चीजें ले रहे हो और सारी चीजें सीख रहे हो, तो वो आपका आएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप सॉफ्टवेयर के हेल्प से, एप्लीकेशन के हेल्प से कर रहे हो तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये चीजें हैं हमारे पास। तो आज के लिए, आज हम लोग यहीं पे इसे कंप्लीट करेंगे, और कुछ भी अगर आपको और पूछ